In the last class, we have done with the two types of the solution. The one is called as an ideal solution and the other is called as a non-ideal solution. And the solution which are showing the positive deviations and the negative deviations, something like that. Negative deviation, positive deviation कैसे आप चेक करते हो? अगर तो आपका solution है इस तरह से, P solution is equal to PA plus PB. जो तो आपके आइडियल सोल्यूशन है, ये मैंने लिख चुकी हूँ लास्ट क्लास में, बस थोड़ा सा एक पॉइंट दोबारा बता के विल मूव अहेड। आपके आइडियल सोल्यूशन होंगे ना, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। और जब आपका पी सोल्यूशन इक्वल नहीं होता है पीए और पीबी के, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है कि कैसे चेक करोगे। देखो, जो आइडियल सोल्यूशन होगा ना, उसमें कुछ भी नई फोर्सेस नहीं होंगी, उसमें ए बी इंट्रैक्शंस का जो मेजर होगा, these AB interactions are either equal to AA or the BB interactions. तो आपका आएगा आइडियल सॉल्यूशन। और अगर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ए बी इंट्रैक्शंस नॉट इक्वल टू होंगी ए और बी बी इंट्रैक्शंस पे। इन द अनदर वर्ड यू कैन से, अगर तो ए बी इंट्रैक्शंस ग्रेटर देन है ए और बी बी से, ये ए बी इंट्रैक्शंस ग्रेटर देन कब होंगी? कैन एनीबडी इन द क्लास टेल when you people will say AB interactions are more than the AA or BB? सर जब मैम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन होगा। हाँ, कौन सा सॉल्यूशन होगा? नॉन वोलेटाइल। अरे नहीं राउल, उस पे थोड़ा पहुंच गए अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। आई एम जस्ट आस्किंग कि ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा होंगी ए और बी बी इंट्रैक्शन से तब ज्यादा होंगी, मान लो तुम्हें कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें पहले कम फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, नया हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अराइजेस बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले भी कुछ बॉन्ड रहे होंगे पर न्यू फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। Between the solute and the solvent molecules. So when the new hydrogen bonding arises between the solute and the solvent molecules, then in that case what would happen? तो ए और बी ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब ए और बी में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होंगी, तो जब उन्हें आप बॉयल करोगे या हीट दोगे तो उन्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम वेपर बनेंगे। नॉन वोलेटाइल में तो फिर बिल्कुल ही वेपर नहीं ना बनते। मैं तो वही सब बोल दिया मैंने, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी क्या होगा बेटा, इसमें कम लेस वेपर्स बनेंगे, लेस वेपर्स बनेंगे तो इसका जो सोल्यूशन का प्रेशर है ना, वो कम हो जाएगा पीए और पीबी से। जहां पे आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट में कोई नया हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देना, तो वहां पे तुम बोल देना कि ये नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, इसके ऑपोजिट जहां पे आपको लगेगा कि ए बी इंट्रैक्शंस वीकर हैं ए और बी बी से, अब वीकर बेसिकली तो तुम कब देखोगे? बस वीकर को देखने की यही पहचान है कि नो न्यू फोर्सेस, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा बना है, तो इसका मतलब है पहले भाई वो ज्यादा खुश थे, है ना? तो इसका मतलब है फिर उसके बाद पी सोल्यूशन होगा ग्रेटर देन पी ए और पी बी से, तो उस केस में आ जाएंगी पॉजिटिव डेविएशन। तो एग्जांपल्स यू कैन चेक आउट एंड प्रैक्टिस फॉर दैट। चलो, अब यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन बेसिकली। आइडियल नॉन आइडियल की एक बार एग्जांपल्स आप सारी देख लेना बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ही केस रहे होंगे, पोलर नॉन पोलर के केस रहे होंगे, यू कैन इजीली कम अप विद दैट। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
Now what are the colligative properties? The properties, देखो colligative properties को ना हम democratic properties भी कहते हैं. Why they are called as a democratic properties? Because just as in the case of the democracy, it is a number of the persons count. It doesn't matter about the, it is doesn't matter कि वोट किसने दिया है. एक टीचर का और एक स्टूडेंट का वोट सेम वेटेज का होता है अगर वो एज क्राइटेरिया सब फुलफिल करता है स्टूडेंट तो. ठीक है ना. उसमें ये नहीं देखा जाता कि किस वोट देने वाले को कितना ज्ञान है, बस उसके वोट की वैल्यू है. इट इज जस्ट द डेमोक्रेसी, है ना. तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल्स मैटर नहीं करते. तो द प्रॉपर्टीज which depends upon number of particles not on the nature of particles. Are called as the colligative properties. These are called as a colligative properties. एक बात और बेटा, जो आपकी colligative properties है ना बेसिकली, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी तो आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज आराम से कर पाओगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. Relative lowering in vapor pressure. Regarding the relative lowering in vapor pressure, what does this colligative property says? इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, A and the B notations we are going to use for the solute and the solvent that we are going to apply in this. एक और ट्रफ ले लेते हैं, वेसल ले लेते हैं, एक में डाल दो प्योर सॉल्वेंट और एक में डाल दो सोल्यूशन. तो लेट अस सपोज दैट इसमें है प्योर सॉल्वेंट पहले वाले में, इसमें है सोल्यूशन. और सोल्यूशन में हमने जो सोल्यूट ले लिया ना वो नॉन वोलाटाइल ले लिया, जिसको हम सारे चैप्टर में NV लिख के चलेंगे. द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जिसके वेपर ही नहीं बनते, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. अब क्या होगा, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट को हमने हीट किया, तो जब हमने इसको हीट किया तो इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, है ना. ये वेपर्स आ जाएंगे, इसके गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा और वेपर्स इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ठीक है. अब देखो ये प्रोसेस तो सरफेस फिनोमिना है, ओपन में रखा है तो मैं इसे इवेपोरेशन बोल देती हूँ. तो ये सरफेस फिनोमिना है, तो इस सरफेस पे तो दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे. ये तो प्योर सॉल्वेंट था. Here the surface is containing the red color molecules which are of the non-volatile solute. These are for the non-volatile solute. तो non-volatile solute भी इसमें contain है and we are going to heat them up. तो जब आप इसको हीट करोगे तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. बट अच्छा, मुझे रेड नहीं लगाना चाहिए ना, मुझे येलो लगाना चाहिए. देखो, नॉन वोलेटाइल तो कन्वर्ट ही नहीं होगा वेपर में. वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होंगे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल. पर एक्चुअली में तो टोटल वेपर जितने भी, देखो पहले क्या होता है, जब आप उसको हीट करते हो, जो आपका लिक्विड है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनको पहले हीट एनर्जी मिलती है, तेज भागते हैं, सरफेस तक पहुंचते हैं, फिर सरफेस से आगे जाके इवेपोरेट होना स्टार्ट होते हैं. तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. तो सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस हिसाब से इवेपोरेशन होगा. और फर्स्ट वाले केस में, प्योर सॉल्वेंट के केस में, ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ऑन द सरफेस दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, है ना. तो उसमें ज्यादा वेपर बनेंगे, यहाँ पे कम वेपर बनेंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी थे
जो नॉन वोलेटाइल थे, जिनके वेपर्स नहीं बनते थे। तो इसलिए क्या होगा, अगर वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम आएगा, है ना। वेपर प्रेशर के लिए तो आप इसको फिर लिड को क्लोज कर दो, तो ये इस पे कुछ सरफेस पे कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप वेपराइजेशन होगा उसमें भी ऐसा ही होगा। तो क्या होता है कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है, उसमें कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ वेपर्स बनते हैं और उसका वेपर प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो बोलेंगे बस मैं इसे एक लाइन में ही लिख दूंगी क्योंकि ये कहानी तो तुम्हें समझ आ गई होगी। द सॉल्यूशन containing non-volatile solute non-volatile solute has less vapor pressure in comparison to pure solvent. ठीक है, and it is called lowering in vapor pressure. किसका? It is called as the lowering in vapor pressure of the solution containing non-volatile solute in comparison, अच्छा इन कंपैरिजन दिख रही है, ठीक है। तो लेस वेपर प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल राउल्स लॉ से, और यही आगे जाके सारा ग्राउंड सेट होगा। पी सॉल्यूशन किसके बराबर था हमारे पास, पी ए प्लस पी बी। अब ए किसके लिए लिखा है, सॉल्वेंट के लिए, बी किसके लिए लिखा है, सॉल्यूट के लिए, एंड यू कैन सिंपली चेंज इट टू द 1 2 आल्सो। तो एज द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, as the solute is non-volatile, तो Pb हो जाएगा इसमें 0। तो Pb 0 हो जाएगा तो P सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, Pa के बराबर हो गया। Pa आगे किसके बराबर हो गया, P नॉट A इंटू एक्स से, ये तो मैंने राउल्स लॉ लगा दिया। यहाँ तक तो तुमने पहले भी पढ़ा, इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, राउल्स लॉ for the solution containing non-volatile solute, for the solution containing non-volatile solute। अब बेटा इसमें अप्लाई करो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, पी नॉट ए, आपको बताया था ना लास्ट वाली क्लास में कि एक्स ए और एक्स बी का सम कितना होता है, 1। 1 होता है। तो इसमें से अगर आपको एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ द एक्स बी, ठीक है। तो ये हो Yes. जाए एक्स ए 1 माइनस एक्स बी। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, P solution is equal to P naught A minus P naught A into XP. Let's carry this forward. P solution is equal to P naught A minus P naught A into XP. अब इसमें क्या करते हैं, XB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट। P solution, ये इनके मीनिंग पता है आपको, किस किस को मैंने क्या क्या लिखा है, यस क्या मीनिंग हुआ इसका, पी नॉट ए का मैंने लिखा नहीं, चलो मैं लास्ट वाली कैलकुलेशन, मैम, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। हाँ याद है ना, ये कल की वाली क्लास, लास्ट वाली क्लास में किए थे, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, और एक्स भी मोल फ्रैक्शन होता है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, ए भी आपको पता ही है, ठीक है। तो दिस इज अ पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। हाँ जी, अब क्या करेंगे आगे इसको, यू कैन पॉजिटिव कर देते हैं उस फैक्टर को इधर लाके, ठीक है।
इसको इधर शिफ्ट कर दो, P नॉट A इंटू XB, दिस कम्स आउट टू बी P नॉट A माइनस ऑफ P सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से XB की वैल्यू आ जाएगी P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A। अब इस चीज को ना अच्छे से समझो। P नॉट A तो था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P सॉल्यूशन था पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर लिख दो चलो इसको, ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन containing the NV non volatile solute and x भी बच्चा तुम्हें पता ही है कि ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। चलो अब ये वाला फैक्टर जो है ना न्यूमिनेटर, देखो इसमें सॉल्वेंट को पहले लिखा हुआ है, सॉल्यूशन को बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसे ना एग्जामिनर जब न्यूमेरिकल देता है ना तो लिखता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो तो हमने पहले एक्सप्लेन कर ही लिया कि सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है दैट इज हैविंग द लोअर वेपर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट। और इसमें बेटा जो मैंने रेड कलर से पूरा किया है ना ये सर्कल, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं तो ये कंप्लीट को बोलते हैं रेड कलर वाले को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो ई वाला फैक्टर हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हर क्वेश्चन में एवरी टाइम हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको एक ये काम भी करना है कि आपको ये प्रूव भी करना है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्स बी के इक्वल आ रहा है। और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, मतलब इसका इसके इक्वल हो जाना, दैट शोज इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, मुझे ये बोलना चाहिए कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब एक्स बी के बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ द पार्टिकल, तो दैट क्लियरली मींस दैट दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. मैं ना थोड़ी सी एक और एडजस्टमेंट भी करनी होती है, वो क्या है? एक्स बी, और ये फॉर्मूले ही हैं इस चैप्टर में, सीधी वैल्यू कई बार सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन आ जाता है। तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट, ए बस टर्म के मीनिंग होने चाहिए पता, माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। हियर यू कैन इलेबोरेट दिस, इसका मीनिंग क्या है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए, ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन बी डब्ल्यू बी बाई एम बी, एन ए डब्ल्यू ए बाई एम ए, एन बी डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये गिवन मास बाई मोलर मास कर रहे हैं हम। पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय द पी नॉट ए। अब बेटा कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या, मोस्टली सॉल्यूशन में यही होता है, सॉल्वेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सोल्यूट, यानी कि ये जो आपका एन ए प्लस एन बी है, या जो मैंने इतना सारा कैलकुलेशन लिखा है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम ई, तो जब तो एडिशन की बात है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप इक्वल रख सकते हो किसके? सॉल्वेंट ओनली, डब्ल्यू ए बाय एम ए। और यहाँ आप बोल सकते हो कि एज द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द वेरी लेस अमाउंट, as the solute is present in the less amount.
ठीक है, क्योंकि सोल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट था। तो फिर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा WB/MB डिवाइडेड बाय WA/MA। दिस इज इक्वल टू P0A माइनस P सोल्यूशन अपॉन P0A डिवाइडेड बाय 1 कर लो। अब इस सारी टर्म का ना एक मीनिंग है, और न्यूमेरिकल इस चीज आपका एग्जामिनर इस चीज को यूज भी बहुत करता है। ये पूरी टर्म को तुम लिख के आए हो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं करना। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है इसको अलग अलग तो बात अलग है, बट अगर इसकी पूरी एंटिटी की एक वैल्यू दी है तो आप इसको टोटल को 1 लिख के डिवाइडेड बाय 1 कर लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम 3 हेड्स में पढ़ेंगे। पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फिजिकल मीनिंग समझेंगे कि होता क्या है, उसके बाद उसको प्रूव करेंगे कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड एट द एंड देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं अननोन। कैलकुलेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट। अननोन सोल्यूट इसलिए बोलते हैं, मोलर मास से ही तो हम ये जस्टिफिकेशन लगाते हैं कि वो किसका होगा और वो कौन सा सोल्यूट है, अननोन सोल्यूट। ठीक है, तो इससे एमबी की कैलकुलेशन जाएगी, क्या कैलकुलेशन आ जाएगी, व्हाट विल यू डू, WB/MB। चलो पहले इसको लिख लो पूरा, WB/MB WA/MA and this further is equal to P0A minus P solution अपॉन P0A डिवाइडेड बाय 1। तो अगर आपको WA की इसकी WB की MB की कैलकुलेशन करनी है, WB तो गिवन मास आ गया ना, वी वांट टू कैलकुलेट द मोलर मास। इसको फिर फाइनल फॉर्मूले को फिर से रेड से ले लो। MB की कैलकुलेशन करनी है तो वो आ जाएगा WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA। इसको सेपरेशन लगा देते हैं और ब्रैकेट में ये वाला फैक्टर लिख लो, P0A माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P0A। अब बेटा इसमें आपको टर्म्स के मीनिंग बताने हैं। अब बताओ WB क्या है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज WB ओवर हियर? weight of solute, सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। MA mass of solvent, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। WA weight of weight solvent, of solvent, ऑफ सॉल्वेंट। और ये पूरा फैक्टर क्या है? relative lowering lowering, in vapor pressure, न्यूमिनेटर क्या है इसमें से? lowering in vapor pressure. तो मैं ये नहीं लिख रही हूँ क्वांटिटीज, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और कहीं कहीं पे बीच में से भी कैलकुलेशन का कुछ पार्ट पूछता है या उसमें से कुछ यूज होता है तो दैट यू नो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, राउल्स लॉ लगवा ले, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए निकलवा लो, एनी हाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। और इसमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, पेपर में कुछ भी नहीं आता, सिंपली फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन देन यू पीपल विल बी लकी इनफ। बहुत आसान है, और CBSE में तो आना ही वही है। ठीक है, जेई वाले में हो सकता है कि देयर में बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ और केस में पूछ ले, CBSE में तो मोस्टली पूछ लेता है इससे। ठीक है, ये आइडियल नॉन आइडियल वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पे। एंड नेक्स्ट इज द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कनेक्टेड है सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? एलिवेट होना क्या होता है? burning, इंक्रीज हो जाना ना। तो ये सारी की अच्छा हाँ, एक बात और बोलनी है आपको, क्योंकि क्यों हम इन्हें सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। जो भी हम कैलकुलेट करेंगे ना, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और इट कैन बी द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स बढ़ने से बढ़ती हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ
पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बढ़ेंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मतलब सारा कॉन्सिक्वेंस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट? मैम जब वेपर प्रेशर होता है जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता था। yes, it is the temperature at which vapor pressure of the solution नहीं बोलना चाहिए, लिक्विड जो भी है, becomes equal to its atmospheric pressure। बस इसी से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर इसको समझेंगे। अब देखो, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो इन कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज कंटेनिंग द मोर नंबर ऑफ द नो, उसमें नॉन वोलेटाइल पोर्शन है, तो इसका मतलब है कम नंबर ऑफ वेपर्स बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आप उसको बोल रहे हो जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले सोल्यूशन को तो आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो वेपर्स कम है, तो कम प्रेशर बनेगा। तो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू मेक इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी हैव टू हीट मोर एंड मोर to the solution which is containing a non-volatile solute. That's why its boiling point increases. More is the number of the non-volatile particles of the solute, more will be the boiling point. What you will say, as there is lowering in the vapor pressure, there is lowering in the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute. So we have to heat the solution more to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure। ठीक है, so it is called as elevation in boiling point, hence its boiling point increases and called as, इसको क्या बोलेंगे, elevation in boiling point। ये इसमें मैंने लिख दिया, अब नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे लिख लो। अगर एक साइड पे आपने वेपर प्रेशर लिया और एक साइड पे आपने टेम्परेचर लिया है, तो बाकी तो आपको पता ही है कि वेपर प्रेशर सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों के सॉल्यूशन का भी और प्योर सॉल्वेंट का भी, दोनों का बढ़ता है विद द टेम्परेचर, है ना। जैसे जैसे हीट करोगे ज्यादा वेपर्स बनेंगे। अब दो कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, वन इज अ AB कर्व, अदर इज कॉल्ड अ CD कर्व। तो CD curve is lying below the AB curve because CD curve is for the solution that is containing the non-volatile solute, इसलिए इसको इसके नीचे बनाया कम, ठीक है, containing NV solute। और ये हो गई आपकी प्योर सॉल्वेंट की, AB is for the pure solvent। ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं। किसके बराबर हो जाते हैं? अगर ये कर्व आपके प्योर सॉल्वेंट की है तो प्योर सॉल्वेंट का, ये आ गया तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
अब बेटा नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में ये जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जहाँ पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, ये सॉल्यूशन का है बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी नॉट और टीबी तो तुम ग्राफ से भी देख सकते हो कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन containing the non-volatile solute. Non-volatile solute. और टीबी नॉट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बाकी आपको समझ आ ही रही होगी, ये जो डेल्टा टीबी है ये हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट विच इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो आपका डेल्टा टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, और एम यहाँ पे हमारा मोलालिटी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मोलालिटी। स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके हो ये फैक्टर। अब आप इसको रिमूव करोगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो यू विल इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट के बी। के बी हेयर इज कॉल्ड एज अ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, or it is also called as a abelioscopic constant, abelioscopic constant, ठीक है बेटा। तो फॉर द 1 मोलर सॉल्यूशन, जब मोलालिटी हो जाती है आपकी 1, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। तो यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हो कि जो आपका मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर द 1 मोलर सॉल्यूशन। अब 1 मोलर सॉल्यूशन की क्या मतलब हुई, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1 मोल डिजॉल्व पर किलोग्राम। डेफिनेशन लगा लेंगे, 1 मोल डिजॉल्व पर किलोग्राम, तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हमें रिलेशनशिप मिल गया। अब ये कैसे पता लगा, इस इक्वेशन से तो पता चल जाएगा कि इट इज अ सीपी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली है इसका, अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी इंटू एम क्या होगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन द किलोग्राम्स। बाकी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है। तो ग्राम्स में लोगे तो ऑब्वियसली 1000 वैसे भी आना है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन द ग्राम्स ओनली। तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए। यहाँ पे भी टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ से अगर आप एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, दैट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय द 1000 divided by the delta TB into WA, ठीक है। तो ये from here you can calculate the value of MB. MB is called as a molar mass of solute. So is that clear? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो लेट्स गिव यू द वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैटेगरी, तब पता लगेगा थियोरी तो नहीं है, ये करने ही पड़ेंगे इसके क्वेश्चन। आप इसको फॉर्मूला नोट कर लो, जिन बच्चों को क्वेश्चन ये नहीं आता है फॉर्मूला, जिनको आता है तो इट्स ओके। हाँ जी, क्लियर है ये? यस मैम। करते हैं शिफ्ट स्लाइड, यस। चलिए।
फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट? Ma'am, temperature at which vapor pressure of solid state and liquid state is same. सेम सब्सटेंस की ना? Yes, ma'am. करेक्ट. मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगी न्यूमेरिकल, आपको सिर्फ जो डाटा है इसका वो यूज कर लेना है. ठीक है. द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड्स A and B are the 450 and the 700 mm of mercury. ठीक है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये. फाइंड composition. First you try, then I will tell. Of the liquid mixture if the total vapor pressure is a 600 millimeter of mercury. क्योंकि ये ना चैप्टर में एज इट इज फॉर्मूला नहीं आता है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है. ऑल्सो फाइंड composition of the vapor phase. Okay, just give the try at your level, then I will tell you. देखो क्या करोगे. Yes, anyone? हाँ जी, what is the data given? मैम हम रोल्स लॉ से पहले तो इसकी कंपोजिशन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ है? बाकी 700. मैम रिपीट करना. मैंने पूछा ये 450 एंड 700 पहचान पाए थे, क्या दिया हुआ है? यस. ये P0A एंड P0B था. यस मैम. अब कंपोजिशन का मतलब क्या? P टोटल भी दे रखा था. P टोटल की वैल्यू दी हुई थी 600. 600. अब बताओ कैसे लगाया फॉर्मूला, कैसे लगाओगे राउल्स लॉ? मैम 600 इक्वल टू कि जो 450 है इक्वल टू प्योर लिक्विड एक है, उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे. ठीक है. ठीक है, मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा. यस मैम. एक आंसर जो चैट बॉक्स में आया है वो सिर्फ एक फेज का आंसर है, दो फेज के आंसर चाहिए, दो की कंपोजिशन चाहिए. तो यहाँ से आप डाटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सारा.
ठीक है, इसको आप और भी इलेबोरेट कर सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए लिख सकते हो, प्लस इसमें पी नॉट बी को अलग कर सकते हो, दिस इज अ पी टोटल। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में है 450 माइनस 700। ठीक है, एक्स से यू हैव टू कैलकुलेट, पी नॉट बी फिर से है आपको 700 कैलकुलेट, और ये टोटल दिया हुआ है 600। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ए, तो एक्स ए कम्स आउट टू बी 0.4 एंड एक्स बी इन दैट सेंस कम्स आउट टू बी 0.6। ये किस फेज की कंपोजिशन है एक्स ए एंड एक्स बी? नाउ विच फेज इज दिस? ये जो आपने कंपोजिशन लिखी है, अभी फिर से एक आंसर आया है 0.3 एंड 0। भाई आप लोग एक एक आंसर दे रहे हो, भाई तो मैं आपको बात बोल रही हूँ ना। अब जैसे पहला आंसर जिस बच्चे ने सेंड किया है 0.4 एंड 0.6, वो ये आंसर है। दूसरा तो आपने देख देख के दे दिया, बट वो किस किस फेज की कंपोजिशन है? ये किस फेज की कंपोजिशन है मैम प्योर के लिए। बेटा? दो फेज है ना, एक लिक्विड है और एक वेपर है। तो ये वाली कौन सी कंपोजिशन हुई? ये लिक्विड फेज की कंपोजिशन हुई यस मैम। है ना। तो ये लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन हो गया कंपोजिशन, वही तो होता है कितना है। अब उसने देखो क्वेश्चन में एक और चीज पूछ ली, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन द वेपर फेज। तो वेपर फेज की कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करनी है? हाउ टू कैलकुलेट द वेपर फेज कंपोजिशन? वेपर फेज की कंपोजिशन के लिए फॉर्मूला होता है, वेपर फेज की कंपोजिशन उनके पार्शियल प्रेशर के उसके बराबर होती है, रेशो के। जैसे मुझे वेपर फेज की कंपोजिशन ए की निकालनी है, तो वो पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी होगा। ठीक है, और बी की निकालनी है तो वो पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी होगा। इसमें तो आप चलो 1 माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू कैरी दिस फॉरवर्ड। तो एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है? एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट करने के बाद आपको पी ए और पी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यस मैम। ठीक है, अब पी नॉट ए इंटू एक्स ए कैसे जाएगा बेटा? 450 इंटू into 0.4। 0.4, that you will calculate 180 millimeter of mercury. ठीक है, similarly you can calculate the value of pb. pb is equal to p naught b into xb. So p naught b into xb is equal to 700 into 0.6. this is 420 mm of mercury. तो बस अब आपका क्वेश्चन सॉर्टेड है। तो ये आ गई कंपोजिशन इन द वेपर फेज। दिस इज अ वेपर फेज कंपोजिशन, इसको डैश से लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख दो एक्स ए डैश, दैट इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो दिस कम्स आउट टू बी 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 420। तो दिस आंसर इज 0.3। नेक्स्ट आंसर एक्स बी डैश हो जाएगा 0.7। तो कई बार टॉपिक आपने पढ़ा हुआ होता है थोड़ा बहुत उसमें एक्स्ट्रा ऐड है। जैसे इसमें वेपर फेस में निकालना है, तो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेपर फेस में जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है उनकी रेशो। वेपर में क्या आएगा, जितने वेपर होंगे उतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, तो दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेशो ऑफ दिस। चलिए, तो बाकी आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है दैट यू पीपल कैन सॉल्व। एक बार दो बाकी जो बचती हैं वो कर लें, देन विल गिव अ ट्राई टू दैट। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट आपको मैंने पूछा था, तो नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो रिगार्डिंग द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जैसे अभी आप लोगों ने बताया ही कि व्हेन द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, व्हेन द सॉलिड एंड द liquid form of the same substance acquire the same temperature, acquire the same temperature। तो इसको तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। यू कैन
मेक इट योर सेल्फ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ की डिप्रेशन होता है या नहीं होता है. When you will draw the graph again in the same manner, one side is a vapor pressure, other side is the temperature. तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसको, तो क्या होगा बेटा, देखो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के लिए कुछ ऐसा सॉल्वेंट के लिए पैटर्न सा बनता था. मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनाया, बाकी शार्प कट्स होते हैं एक्चुअल में. मैंने थोड़ा सा कर्व्ड और मैग्नीफाइड बना दिया उसको, नहीं तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवरलैपिंग की होती है. अब देखो ये जो कर्व कर्व बिल्कुल अभी भी वैसे ही है, सब कुछ सेम ही है. ऊपर वाली जो कर्व है, मतलब पहले वाला जो पोर्शन है, वो है आपका प्योर सॉल्वेंट का. अब प्योर सॉल्वेंट का ये A to B वाला पोर्शन है सॉलिड, और B to C वाला पोर्शन, लेट मी राइट इट विद द डिफरेंट C, ये वाला पोर्शन है तो इसका लिक्विड पोर्शन. तो सॉलिड और लिक्विड जिस टेम्परेचर पे मैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट. ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का. अब जब आपने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन में भी तो सॉल्वेंट तो वही है ना, तो उसकी सॉलिड फॉर्म तो वही रहेगी, तो ये उसकी लिक्विड फॉर्म हो गई. तो इन दोनों का जहाँ पे टेम्परेचर मैच करता है, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का. देन यू कैन, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आई हैव टेकन स्लाइड कर्व्स, अदरवाइज बहुत शार्प कट्स हैं, थोड़ी सी सीधी लाइन है, इतना इसमें स्लोप नहीं है. ये सिर्फ इन ऑर्डर टू मेक यू क्लियर मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया. अब बेटा आपको ग्राफ से भी लग रहा होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा है इन कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट. और वो सारा भी किस पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. जितने आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, उतना ज्यादा आपका डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट आएगा. तो हियर द TF इज रिप्रेजेंटिंग द freezing point of the solution containing non-volatile solute. Non-volatile solute. And beta TF naught is equal to the freezing point of the pure solvent. Done. तो यहाँ पे डेल्टा TF आएगा, which is equal to TF minus TF naught. Okay, तो that is अच्छा उल्टा लिखा गया है, TF naught minus TF. This is called as the depression in the freezing point. बाकी पूरी की पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, बस एलिवेशन और डिप्रेशन का फर्क है. डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. बाकी इनके कुछ जनरल कॉन्सिक्वेंस के भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, बट इतना इजी क्वेश्चन देखो नीट में तो आ जाता है, ऐसा एक्सप्लेनेटरी आपको नहीं आता है, बट फिर भी CBSE के लिए चल सकता है ये. जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं इन द रेडिएटर्स ऑफ द कार, पता है ना क्यों होता है ऐसे, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है. नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब जो भी आपकी कार्स हैं या जो भी व्हीकल है, आप ऐसे एरियाज में लेके जाते हो जहाँ पे बहुत ठंड होती है, जहाँ पे बर्फ होती है, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी ड्रॉप डाउन हो जाता है. लेट अस सपोज टेम्परेचर 4, 5, 6 ड्रॉप डाउन हो गया, तो ऐसे एरियाज में, स्नोई एरियाज में, तो फिर जो वाटर प्रेजेंट इन द रेडिएटर्स ऑफ कार है वो फ्रीज हो जाना चाहिए. तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं ताकि उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए. मतलब जो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था वो माइनस पे फ्रीज हो, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाए. जब इसका न्यूमेरिकल भी आएगा ना, कहीं कहीं फ्रीजिंग पॉइंट लिखा होगा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का डिक्रीज होकर नेगेटिव में आ गया, तो आपको नेगेटिव में पेपर में पुट नहीं करना है. यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द डाटा इन ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर इंक्लूडिंग द टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल. तो वो आप माइनस में ले लोगे तो वो केल्विन आ जाएगा. कई बच्चे ये बात पूछते हैं कि मैडम हमें क्वेश्चन दिया हुआ था डेल्टा TF, तो उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना था, उसको तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना. आप सोचो डेल्टा TF क्या है, डिफरेंस है. तो जितना डिफरेंस आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, उतना ही तो डिफरेंस आपका आएगा केल्विन में भी, है ना. 273 तो उसमें ऐड कर रहे हो, यस और नो.
तो अगर पेपर में डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो आप यूज कर सकते हो इन केस कुछ ऐसा सिचुएशन नेगेटिव वाला नहीं है। तो अदरवाइज क्या करोगे आप, टीएफ और टीएफ नॉट की कोई कहानी है तो मतलब माइनस में नहीं यूज करना है, और वो आप कर लोगे आराम से जब आप न्यूमेरिकल को देखोगे ना, क्योंकि डेल्टा टीएफ इज सिंपली द डिफरेंस। डिफरेंस तो आप उसमें ले लो, चाहे यू कैन से डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में, तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना दोनों का। दिस इज अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, बाकी इसको ऐसा ही चलाएंगे। Depression in the freezing point delta TF is again the colligative property, so this is depending upon M. तो delta TF is equal to KF into M जाएगा। KF यहाँ पे हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन इसकी बना सकते हो कि फॉर द 1 मोलर सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ हो जाएगा केएफ के बराबर। यहाँ से पता लग जाएगा क्या होता है। रेस्ट सेम एग्जैक्टली वॉट एवर द कैलकुलेशन यू हैव डन। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट, weight of the solvent in kilogram multiplied by the 1000. Number of the moles of the solute हो गया, given weight, molar mass, from here you can get to know the value of MB. MB is equal to KF into WB multiplied by the 1000 divided by delta TF. Is that clear? तो यहाँ से भी सीधा न्यूमेरिकल आएगा, MB को बस कैलकुलेट करना है एंड ऑल। तो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस? यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दिस प्रोसेसेस इन द मैम जब कोई सोल्यूट या फिर सॉल्यूशन ऐसे कोई पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं तब। हायर किसकी कंसंट्रेशन? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो सब कुछ ही होता है। मैम सोल्यूट की। नो 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 नो, यही तो बहुत बड़ी गलती है। हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में पहले तो ऑस्मोसिस सीखो। द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, पहले तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही फ्लो करना है। मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अगर तुम इसे हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बोल रहे हो ना, तो ब्रैकेट में लिख लो लो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, यानी कि हाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, and that too is through the semi-permeable membrane. Through the semi-permeable membrane is called as the osmosis. ठीक है, तो ये तो हो गया फिनोमिना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, प्लांट्स में भी होती है ना। So this is a membrane which allow only the solvent molecule, इसी से तो उसमें से ऑस्मोसिस हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट्स बन के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब जो आपका ऑस्मोसिस है ना, उससे हमें यहाँ पे लाना है ऑस्मोटिक प्रेशर।
देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया था बर्कली एंड हर्कली ने, तो हम उसका थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं तो थोड़ा आपको आ जाएगा। देखो मैंने इसमें चैम्बर ले लिए 2, एक साइड रख लिया प्योर सॉल्वेंट, एक साइड रख लिया सॉल्यूशन विद द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या सलाइन वाटर, बीच में लगा दी SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर हम इस पे कुछ प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी भी साइड से, तो नॉर्मली क्या फ्लो होगा, नॉर्मली ये फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। आप देखते हैं चाय नहीं छानते हो, ठीक है ना, सोल्यूट थोड़ा ना जाता है छलनी में से, चाय ही जाती है या लिक्विड फॉर्म जाती है, तो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या किया, हमने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, हमने सॉल्यूशन वाली साइड पे पिस्टन लगा दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया, जस्ट टू रिवर्स द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करेगी तो सिर्फ सॉल्वेंट को ही अलाउ, बट अब ये ऑस्मोसिस रिवर्स होने लग जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये मेजर मिल जाता है कि क्या कितना ऑस्मोसिस का रेट था। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। द प्रेशर applied on the solution side, applied on the solution side so as to just reverse the process of, just reverse the process of osmosis is called as osmotic pressure, ठीक है। और इस प्रोसेस को ना रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। रिवर्स हो गया ना ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस से आपने सुना होगा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है ना। अरे देखो ना, सी वाटर को एक साइड पे इकट्ठा करके उस पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा दो, SPM लगा दो, तो वाटर वाटर दूसरी साइड पे चला जाएगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ, तो यहाँ पे नमक नहीं बचेगा। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जिससे आपसे सॉल्ट ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो पाई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है। प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास 2 कांस्टेंट आ जाते हैं जिसे R एंड T बोलते हैं। R के बारे में आप जानते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T हो गया आपका टेम्परेचर। अब कंसंट्रेशन क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, R इंटू T। तो पाई आ गया, तो NB को भी कर लो। अब यहाँ से भी तुम बोल सकते हो कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB था या C था, तो हेंस इट इज अ CT, सो इट इज CT कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट हो गया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द R मल्टीप्लाइड बाय द T। तो इससे अगर हमें MB कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा WB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। So this is a formula for calculating the molar mass of the solute. इसके कुछ theoretically applications भी हैं, जैसे इसमें कुछ terms यूज करता है वो न्यूमेरिकल में, अगर वो टर्म्स आएंगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाता है। जैसे कई बार यूज करेगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन 2 ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है। कई बार यूज करता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये वाला यूज होता है न्यूमेरिकल में, ये तो खैर टर्म ही है, आपको पता ही होगा। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब है एक का ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा है ना उसको बोलते हैं हाइपर, और जिसका लोअर है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन रीजनिंग आस व्हेन ही आस्क तो वो ऐसी टर्म यूज कर लेते हैं। अब जैसे जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की, उसको अवॉइड करते हैं सॉल्ट, है ना। तो इसको आप इससे यस समझ सर। सकते हो, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, जितना नमक वो खाएगा, उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अपनी बॉडी में भी तो वो SPM और सब ऑस्मोसिस दिस एंड दैट हो रहा है। अब एक इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा भी है कि
5% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। मतलब अगर हमारी जो वेन्स हैं उसमें 5% NaCl है, तब तक तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है, कुछ भी नहीं होता। अगर वो कंसंट्रेशन 5% से ज्यादा हो जाए नमक की, ठीक है, तो उसके अंदर वाले जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, वो आपके लेस कंसंट्रेशन के हो जाएंगे, और बाहर वाला जो है वो मोर कंसंट्रेशन का हो जाएगा सॉल्यूशन में, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और पानी अगर ये ग्रेटर देन हो गया NaCl 5% से, तो मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बाहर, हाँ, मतलब वो वेन्स के बाहर वाला लिक्विड। तो जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो लेस कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा। अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, जहाँ लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है ना, वहां से सॉल्वेंट, मतलब जो वेन्स के अंदर से सॉल्वेंट यानी कि पानी मूव करने लग जाएगा बाहर, तो वो श्रिंक कर जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही वो स्वेल हो जाएंगी अगर ये कंसंट्रेशन लेस देन हो गई आपकी 5%, ठीक है। तो क्या होगा, तो पानी बाहर से अंदर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा उधर से दूसरी साइड फ्लो होगा ना, तो वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो बेसिकली 5% NaCl का सोल्यूशन आइसोटोनिक बिहेव करता है, तो बॉडी के बाहर वाला फ्लूइड और वेन्स के अंदर वाला फ्लूइड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। या एग वाली एग्जांपल ले सकते हो आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल है और इजी एग्जांपल है। एग के ऊपर वाला हार्ड शेल आप रिमूव कर दो, उसको NaCl के सॉल्यूशन में प्लेस कर दो, और एक साइड को उसको वाटर के सॉल्यूशन में प्लेस कर दो। ये वाटर है, ये NaCl का सॉल्यूशन है। जब आपने वाटर के सॉल्यूशन में प्लेस किया तो वाटर में बाहर वाला पोर्शन ज्यादा हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, अंदर वाला कम सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, मतलब अंदर वाला सॉल्यूशन गिना जाएगा, तो पानी बाहर से अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो स्वेलिंग ऑफ द एग हो जाएगा, ठीक है ना। जब उसमें वाटर में रखा, जब उसे NaCl सोल्यूशन में प्लेस कर दिया, तो अब बाहर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज्यादा है, अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस को देखा जाए तो जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है उधर से बाहर मूव करेगा लिक्विड, तो लिक्विड बाहर आ जाएगा तो एग श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह से वो NaCl वाली एग्जांपल थी लास्ट। क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। तो इस तरह से आपको इसका आता है क्वेश्चन। तो इसके साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में एक बार ना हम एबनॉर्मल मोलर मास का टॉपिक देख लेंगे, उसको लग जाएंगे 10-15 मिनट। एबनॉर्मल मोलर मास के बाद ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट है, तो थोड़ा फास्ट करवा दिया मैंने, बिकॉज बाकी तो कैलकुलेशन ही है एंड यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड एट योर ओन, उसमें हम भी कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकते। तो अभी इसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, करना है उसको सॉल्व, ट्राई करना है, छोड़ना नहीं है। कैलकुलेशन देख के, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 75 ग्राम ऑफ, अभी मैंने आज आपको बहुत इजी लेवल के दिए हैं, ऑप्शन वाले नहीं दिए हैं, एक बार कैलकुलेशन सीखो। एसिटिक एसिड बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच मास ऑफ ascorbic acid is needed to dissolve the solution। इसमें KF की वैल्यू दे रखी है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चेक आउट।
मैम चैट बॉक्स में देना आंसर। आप बता दीजिए मुझे, चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में दे दीजिए। यस, 3 आंसर आए हैं अभी तक और सही है तीनों। ये आपने क्या कर दिया इसमें, 1.6 कैसे दे दिया बेटा? एक बार दोबारा से चेक करो अपनी कैलकुलेशन। अच्छा, जितने बच्चों ने ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया है, वेदर दे नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, या बस देख के आंसर दे दिया है मुझे? किसी ने पूछा? H8O6 ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना आया तुम्हारा? 176। ये तो ठीक है जिन बच्चों ने किया। तो फिर डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करो इसको ध्यान से एक बार। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए। अब एम बी की कैलकुलेशन जाएगी आपकी 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3.9। एम बी नहीं चाहिए, इसमें चाहिए डब्ल्यू बी। 5.08 आता है इसका मेरे पास जो आंसर है। 0.8 निकाल के भी दे रहे हो, चलो एनी हाउ। तो एटलीस्ट आपको प्रोसीजर आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही मिस्टेक हो सकती है और वो कैलकुलेशन मिस्टेक, वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। और इतना चेंज नहीं आना चाहिए। अब आपका किसी का अगर 4.78 या कुछ ऐसे ही आ जाता तो भी चलो आप पेपर में अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, अदरवाइज बहुत ड्रास्टिकली आपका आंसर चेंज आ रहा है तो वहां पे फिर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Okay, so this is all for today. In the next class, we'll start with your chapter of alkyl and aryl halide of 12th chemistry. Let me